में बदलाव, सियासी दाव, आज इसी को लेकर बात करेंगे। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, और उसी दिन राजस्थान सरकार ने बाड़मेर बालोतरा का प्रशासनिक नक्शा बदल दिया। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि बायतू विधानसभा बाड़मेर में और गुड़ामालान विधानसभा को बालोतरा में क्यों किया गया। सवाल यह है कि यह फैसला ठीक उसी समय क्यों लिया गया जब 1 जनवरी से जनगणना के चलते प्रशासनिक सीमाएं मई 2027 तक के लिए फ्रीज होने वाली थी। सरकार के इस प्रशासनिक संतुलन बताते हुए इसका फैसला उसने लिया, तो वहीं विपक्ष ने इसे तुगलकी फरमान कह दिया। अब इस फैसले को प्रशासनिकी तर्क से अधिक राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया जा रहा है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि सीमाएं बदलने का मतलब सिर्फ दफ्तर बदलना नहीं होता, इसका असर विधानसभा, राजनीति, क्षेत्रीय पकड़, संगठनात्मक संतुलन और आने वाले चुनावी समीकरणों पर पड़ता है। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह फैसला वास्तव में जन सुविधा के लिए था या फिर ये उस राजनीतिक गणित का हिस्सा है जो कागज पर नहीं लेकिन सत्ता की रणनीति में साफ दिखाई देता है। आज की बहस में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बाड़मेर बालोतरा का बदला हुआ भूगोल प्रशासनिक सुधार है या आने वाले चुनाव से पहले खींची गई एक सोची समझी राजनीतिक लकीर है। तो देखिए, उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये जो प्रशासनिक फेरबदल हुआ है उसको लेकर विपक्ष ने सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि ये तुगलकी फरमान है, ये राजनीति से प्रेरित है, ये जनहित का फैसला नहीं है, और उसी को लेकर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि इसमें न केवल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बल्कि बायतू से कांग्रेस के विधायक हरीश चौधरी ने भी उनसे सुर मिलाते हुए कहा है कि तुम इधर भेजो मुझे, तुम उधर भेजो मुझे, नक्शों से खेलकर चाहे जिधर भेजो मुझे, सीमाएं बदलने से ना डरूंगा ना झुकूंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, चाहे किधर भेजो मुझे। हालांकि शायराना अंदाज में उन्होंने ये लिखा है, लेकिन वो ये जरूर कह रखे हैं कि बदलाव जितना भी कर लीजिए, मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूं। अब इससे कई तरह के सवाल हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि इसको अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो क्या ये तर्कसंगत है या नहीं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि ये तर्कसंगत नहीं है। और ये फैसला क्यों 31 दिसंबर को ही लिया गया, इसको लेकर भी सवाल उठ रखे हैं, और सवाल उठना भी लाजमी है कि आखिर सिर्फ 31 दिसंबर की तारीख क्यों चुनी गई, इसको लेकर सवाल है। देखिए, बाड़मेर और बालोतरा जिले की सीमाओं को लेकर कांग्रेस के विधायक ने भी सवाल उठाए, पूर्व मुख्यमंत्री ने भी सवाल उठाए। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जो धोरीना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शिफ्ट किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। डीजे फटाके धूमधाम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय के जी विश्नोई को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। धोरीना और गुड़ामालानी को बाड़मेर से बालोतरा में शिफ्ट किया है क्योंकि ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। इसके अंदर हमारी विधानसभा के अंदर जो है पायला पंचायत समिति पहले ही चला गया था और गुड़ामाला के लोगों की बेहद मांग थी, और धोरीना के लोग भी बहुत खुशी महसूस करते हैं क्योंकि राजस्थान का सबसे रिचेस्ट जिला बालोतरा है, इसलिए हम सभी उसमें शामिल होने में बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें और नई सौगातें मिलेगी। गुड़ामालानी और धोरीना का भविष्य अति उत्तम है। तो राजधानी से कनेक्ट किया गया है, हमारे युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वार खोले गए। हम मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये निर्णय सरकार का सरासर गलत है। कैसे मानते हैं गलत? दूरी के हिसाब से देखा जाए तो बालोतरा है जो बाड़मेर से डबल दूरी, और आवागमन के संसाधन है जो रोडवेज बसें वगैरह, इस तरफ आने जाने में सुविधा है। बहुत ही अच्छा किया है, मतलब एक मंत्री जी ने कुछ दूरगामी सोच को लेके ये काम किया है। ठीक है, बालोतरा में विश्व से बड़ी रिफाइनरी है, उससे अपने बालोतरा जिले को बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। अब सवाल यह है कि यह फैसला प्रशासनिक सुधार है या जल्दबाजी, जनहित है या नीति, संवाद कम है या पर्याप्त, फैसला सही दिशा में है या चर्चा जरूरी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले परिचय आपसे करवा दूं, गणपत विश्नोई हमारे सांचौर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अशोक सिंह नेता बीजेपी के हमारे साथ, गोविंद पटेल नेता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, और हमारे संवाददाता अनिल भी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और देखिए, जरूरी है समझना कि ग्राउंड पर जनता क्या कहती है। एनडीटीवी ने सबसे सवाल भी पूछा है कि आखिर जब फेरबदल होता है तो क्या इसका जनता पर असर पड़ता है। लेकिन अब सीधा सबसे पहले अशोक सिंह जी, सवाल आपसे है,
आप ये कह रहे हैं कि सरकार ने 31 दिसंबर को जो बाड़मेर और बालोतरा को लेकर फैसला लिया, वो जो सीमाएं बदली गई, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये प्रशासनिक फेरबदल जनता के हित में है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ, ये प्रशासनिक नीति है या फिर राजनीतिक रणनीति? देखो, जिस प्रकार से आपने प्रश्न पूछा है, जहां तक आप 2023 की बात करें, अगस्त के अंदर राजस्थान की सरकार के चुनाव से पहले 3 माह पहले जिले बनाए गए और उन जिले बनाए गए कमेटी की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी। फिर बाद में उन्होंने आनंद फानंद में वो जिले बनाए, कोई बात नहीं, जिले बनाए जिसमें बालोतरा भी जिला शामिल था। और व्यवहारिकता में देखें, प्रशासनिक रूप से आप देखेंगे तो किसी भी जिले को बनाने से पहले उसका पूरा भौगोलिक क्षेत्र देखा जाता है, सामाजिक क्षेत्र के हिसाब से भी एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। बालोतरा के अंदर और जैसलमेर, बाड़मेर 2 जिले हैं जिसमें 9 विधानसभाएं आती है। तो बाड़मेर की हम बात करें तो 7 विधानसभा आती है। बालोतरा के अंदर जो रही 3 विधानसभा और 4 में बाड़मेर में आ गई। बाइतू को यदि बाड़मेर में शामिल कर लिया तो विधानसभा उतनी की उतनी रह जाएगी, 4 की 4 रह जाएगी। यदि धोरीमन्ना और गुड़हमलानी जो विधानसभा है उसको भी हम सम्मिलित कर लेंगे तो कितनी विधानसभा हो जाएगी? बाड़मेर के अंदर 5 हो जाएगी और बालोतरा में 2 आएगी। जहां तक आप देखिए कि तहसील कितनी है, उपखंड कितने हैं। बाड़मेर में यदि आप उपखंड की हम बात करें तो 7 है और बालोतरा में 5 है। यदि वो दोनों चल जाएं, धोरीमन्ना और भी चला जाए और गुड़हमलानी भी चल जाए तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। तहसील 11 है, ये 2 चल जाएगी तो अभी वहां 9 है, 7 हो जाएगी। उप तहसीलों का भी यही हाल होगा। ये तो एक बात आई प्रशासनिक के हिसाब से। जहां तक ये आते हैं कि साहब दूरी किसी जिले की हो सकती है, चोटन जैसा जिस क्षेत्र है उसकी दूरी बाड़मेर से कितनी है, इस पैनल में बैठे हैं जो सब बता सकते हैं कितनी दूरी है उसकी। लेकिन एक दूरी का एक मापदंड हो सकता है। लेकिन आप देखिए, यदि रिफाइनरी लगेगी, राजस्व की वृद्धि होगी, लोग वहां की ये चाहते हैं, उनकी ये मांग थी कि बाड़मेर के अंदर नहीं आकर के ठीक है अशोक सिंह जी, आप होमवर्क करके आए हैं, आपने ये भी समझा दिया कि अगर ये प्रशासनिक जरूरत थी तो मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि ये आपको अभी क्यों महसूस हुआ। लेकिन उससे पहले ग्राउंड की हकीकत समझते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। गणपत विश्नोई, मैं आपसे भी समझूंगी कि इस फैसले को, इस प्रशासनिक जो बदलाव हुआ है, सीमाएं बदली गई हैं, उसको लेकर आवाम क्या कह रही है। और अनिल, फिर आपके पास भी आऊंगे, लेकिन उससे पहले गणपत विश्नोई आऊंगा। मैं अभी बालोतरा के जिले के धोरीमन्ना उपखंड मुख्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ लोग हैं जो आम जनता है यहाँ की, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो बदलाव किया गया है उसको लेके यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ की क्या मंशा है लोगों की। इनसे जान लेते हैं सीधे ही। बालोतरा धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा में शामिल किया गया, इसको लेके क्या चाहते हैं जो किया है ना, तो समय से हमारे लोगों की मांग बालोतरा में जाने के लिए। जब से जिला ये बना है बालोतरा, तब से हमारी इच्छा थी। पूर्ववर्ती सरकार ने ये काम नहीं किया, तो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो बहुत बड़ा काम किया है, तो हमारी इच्छा के मुताबिक हुआ है और हम तो 3 दिन से खुशी मना रहे हैं। बहुत अच्छा। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों की जो मांग थी उस मांग के अनुरूप धोरीमन्ना उपखंड को बालोतरा जिले के अंदर शामिल किया गया। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या कहते हैं। बहुत ही शानदार। मैं तो माननीय भजनलाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 3 दिन से हमारे धोरीमन्ना के अंदर सतीश कौम के लोग जो है वो भव्य जश्न के रूप में मना रहे हैं कि हमारे को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री के विश्नोई जी ने जो ये सौगात दी है, ये एक सराहनीय सौगात है। यहाँ से बालोतरा के अंदर क्या है, रिफाइनरी से जो है युवाओं का जो है वो एक विकास को लेकर युवाओं को जो मिलेगा, रोजगार मिलेंगे, तो एक बहुत ही शानदार। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो ये काफी समय से मांग थी, जो माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री के साहब ने जो पूरी की, मेरी ओर से विशेष धन्यवाद। ठीक है। पूर्व विधायक है जो गणपत एक एक करके हम जवाब ले लेंगे, मैं वापस आऊंगी। अनिल भी हमारे साथ है बालोतरा से, उनसे भी जवाब लेंगे। अनिल, देखिए, आवाम इस फैसले को लेकर, जनता जिनकी भावनाओं को लेकर विपक्ष सवाल भी उठा रही है, क्या वो खुश हैं इस फैसले से या फिर वो चाहते थे कि ये बदलाव नहीं होना चाहिए, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रही है? जी बिल्कुल, तरह से बालोतरा में जो बदलाव हुआ है, गुड़हमलानी और धोरीमन्ना को बालोतरा शामिल किया गया और जो उपखंड है उसको में शामिल किया, तो उसको जो भी प्रक्रिया है लोगों की सामने
हमारे साथ बाकी कुछ लोग मौजूद है, खुद में शामिल करने से आज है कि मांग थी सर, जैसे बाढ़ का कुछ हिस्सा है, अब वो बाढ़। ठीक है, मैं वापस आऊंगी अनिल, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन सवाल यही है अशोक सिंह जी, मैं वापस आपके पास आ रही थी। आपने पूरा भूगोल मुझे समझा दिया कि आखिर क्यों आप ये बदलाव चाहते हैं और क्या ये समय की मांग है, प्रशासनिक बदलाव जरूरी है, सीमाओं का बदलाव जरूरी है। लेकिन अशोक सिंह जी, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि 31 दिसंबर ही क्यों? देखो, किसी भी काम के लिए जैसे सरकार का समय होता है 5 साल का, हाँ। और उस 5 साल के हिसाब से सरकार को देखना पड़ता है कि क्या 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 प्राथमिकताओं में रहती है। और जहां तक नए जिले जो बने गए, इनकी जैसे नहीं बनाए, नए जिले हाथों हाथ बना दिए। और दूसरी मैं बात कहूं कि हरीश चौधरी जी क्या कह रहे हैं, धार्मिक व जातीय वैमनस्य फैलताएगी यदि बायतू वहां चल जाएगा। तो ये कौन सा क्षेत्र आ गया भाई? धार्मिक क्षेत्र कहाँ आ गया इसमें? जातीय वैमनस्यता कहाँ फैल रही है? ये तो कांग्रेस करे। और इनके सांसद जी क्या कहते हैं, फार का जो बायतू लेके चले गए बाड़मेर के अंदर, वो विभाजित कार्य हो जाएगा। बायतू वाले तो कह रहे हैं हम बाड़मेर में जाना चाहते हैं। तो ये पहले ये देख ले कि कौन से विधानसभा का उपखंड के क्षेत्र के पर इनको क्या बोलना है, लेकिन विरोध ही करना है। तो विरोध करने के लिए तो आप स्वतंत्र, कौन मना करता है आपको? ठीक है, लेकिन गोविंद पटेल जी, ऐसा है क्या? मतलब आप विरोध कर रखे हैं, ठीक है, ये विपक्ष का अधिकार है। अगर आपको लग रहा है कमी है तो विरोध करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको उलझन किस बात से है? मतलब प्रक्रिया से दिक्कत है या नियत से? देखिए अर्चना जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमें उलझन इस चीज की है कि मैं सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से जो अभी बोल रहे थे, इनसे मेरा ये सवाल है, ये जिलों की बात कर रहे हैं। जैसे सीकर जिले में नीम का थाना हमने बनाया, इन्होंने हटा दिया, जबकि वहां तो लोग कई दिनों से आंदोलन कर रहे थे। तो वो क्या न्याय संगत नहीं था जो आपने आनन फानन में उसको हटाया, संभाग बदल दिया, वो सारी चीजें। लेकिन हमारे सवाल है, वो सवाल यही है, क्या सरकार ने जनता से राय ली है, जनता से राय शुमारी की है, या दूरी है परिवहन की है, या फिर सुविधाओं का आकलन किया है? क्या इन्होंने सीधे एक तुगलकी फरमान में फिर कहूंगा कि इन्होंने जबरदस्ती, मतलब एक गुपचुप में ये प्रक्रिया की है, जिससे वहां की जनता भी नाराज है, लोग विरोध कर रहे हैं। आप इस तरह से राजनीतिक द्वेषता मान लीजिए, राजनीतिक फायदे के लिए। लेकिन क्यों तुगलकी फरमान, और क्यों आप इसको कह रहे कि तर्क संगत नहीं है? आप भी तो 2023 में यही कर रहे थे ना, आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए आपने भी तो 50 तक पहुंचा दी थी जिलों की संख्या। देखिए अर्चना जी, हमने बिल्कुल पूरी जनता की, वहां की जो जनता है, वहां की जो सामाजिक संस्थाएं, उन सबसे बातचीत करके, और वहां के जो लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो, मुख्यालय की दूरी कितनी है, मुख्यालय पे सुविधाएं क्या क्या है, उन सबको देख के हमने जिले और संभाग बनाए थे। इनकी तरह नहीं कि 31 दिसंबर को रात को इस तरह का एक तुगलकी फरमान जारी होता है और हमें बाद में पता चलता है जनता इनका विरोध कर रही है। अब ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, हमने तो वो किया है, ये किया है, बहुत अच्छा किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें काफी लोगों को असुविधा हो रही है और होगी। हमारी मांग यही है कि सरकार इसको जो भी इन्होंने किया है, ये न्याय संगत नहीं है, इसको न्याय के साथ किया जाना चाहिए था। ये जनता के साथ कुठाराघात है, क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनकी समस्याएं इनको सुननी चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए। आप सरकार में हैं, अच्छा, सत्ता राय में हैं, जाननी तो इसका मतलब चाहिए, ये थोड़ी विचार किया कि नहीं किया, मैं ये अशोक सिंह जी से पूछूंगी। लेकिन उससे पहले आशुतोष रावत जी हमारे साथ है। आशुतोष जी, हम सीमाओं को लेकर बात कर रहे हैं और ये कोई नया खेल नहीं है राजस्थान में। ये जो पहले की सरकारें रही वो भी करती रही हैं, और इसका जो गणित है, इसका जमा गुणा है, वो सब जानते हैं, हर राजनीतिक दल। लेकिन मैं आपसे समझती हूँ, ये जो सीमा बदलने की जो प्रक्रिया है, मतलब ये सही तरीके से हो रही है या कहीं वोट समेटने की राजनीति तो नहीं? देखिए अर्चना जी, पहली चीज तो है कि राजनीतिक दल जो भी सत्ता में होता है, वो निर्णय जो लेता है उसके
पीछे की जो भावना होती है वो सरकार को कैसे फायदा पहुंचे, पार्टी को उसका फायदा कैसे पहुंचे, यह गणित उनकी ध्यान में पहले रहता है, बशर्ते कि वो जनता की भावनाओं का, जनता की सुविधाओं का, जनता के विकास की चीजों का ध्यान रखे। उनकी गणित में, उनकी नजर में पहला नफा नुकसान, पार्टी को क्या फायदा होगा, सरकार को फायदा क्या होगा। तो पहली चीज तो अर्चना जी, दोनों राजनीतिक दल जिस तरीके से राजस्थान में नई नई जिले बनाते रहे हैं, परिसीमन करते रहे हैं, दोनों सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। गहलोत सरकार ने भी ऐसे तमाम प्रयोग किए जिनका राजनीतिक फायदा लिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर आज ऐसा कुछ कर रही है तो कम से कम नैतिक तौर पर मुझे लगता है कि आशुतोष जी, सरकारें फैसले जनहित के लिए भी लेती हैं, परियोजनाएं लेकर आती हैं, योजनाएं लेकर आती है सरकार, वो भी तो जनहित के लिए होती है ना। तो हर फैसला उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से तो नहीं देखा जा सकता। नहीं देखिए, मैं परिसीमन की बात कर रहा हूं अर्चना जी, की परिसीमन जो दोनों राजनीतिक दल करते रहे और ये दोनों के पीछे इनकी सोच क्या रहती है, इसीलिए ये जब दूसरी पार्टी सरकार में होती है तो ये आरोप लगाते हैं। और आरोप के पीछे मुझे जो सबसे बड़ा कारण लगता है, क्योंकि जब वो सत्ता में होते हैं तो उनकी भी सोच वही होती है। अगर आज कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि ये राजनीतिक नफा नुकसान के लिए किया गया, तो उन्होंने जिस समय जयपुर के दो नगर निगम किए थे, उसके पीछे की क्या सोच थी, उनको अपनी सोच से वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस नफा नुकसान से जनता को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर आप इन तमाम परिस्थितियों को देखें तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर भी एक विशेष फायदे पहुंचाने की दृष्टि से किया गया। इसमें शायद किसी को संकोच नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर सरकार ने सही तरीके से जनता की भावनाओं का ध्यान रख करके, जनता की मांग का ध्यान रखते हुए इस तरह की चीजें की हैं, तो आप उसका विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते कि इसका नुकसान हमारी पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह फैसला स्थानीय जनता के एक बड़े वर्ग की मांग पर आधारित है, हमको ये चीज नहीं भूलनी पड़ेगी। हालांकि कुछ लोग हमेशा सरकार के निर्णयों के खिलाफ रहते हैं, तो ऐसे ठीक है, मैं गणपत के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले अशोक सिंह जी, जिस तरह से अभी आशुतोष जी ने भी कहा और गोविंद पटेल जी का भी कहना लाजमी है, 31 दिसंबर के बाद आप भी ये बात जानते हैं कि अब यहाँ पर जो सीमाएं हैं वो फ्रीज हो जाएंगी जनगणना को लेकर। तो आपने बिल्कुल ठीक नए साल से पहले 31 दिसंबर चुन लिया। अगर आपको ये लगता है कि आप चाहते हैं लाभ पहुंचे सभी लोगों को, तो इसकी जरूरत पहले भी तो महसूस होनी चाहिए थी ना। देखो कि जिस प्रकार से आशुतोष जी ने कहा कि सरकार का फायदा और पार्टी का फायदा, चाहे सरकार कांग्रेस की रही थी, बीजेपी की हो, जनता यदि किसी को चुनती है तो वो ये भी आशा करती है कि कोई जनहित के काम करे, और किसी को उसमें विरोध भी हो सकता है कि लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार भी है। लेकिन उस विरोध का प्रक्रिया हो सकती है, उसका एक तरीका अलग हो सकता है। चाहे लोग कोर्ट के माध्यम से लोग जा सकते हैं, किसी प्री सीमांकन को लेकर के लोग जाते भी हैं, लेकिन कोर्ट में जाएंगे तो पता पड़ेगा कि इस सरकार ने किस प्रकार का जो काम किया है, और उसमें वहां चैलेंजिंग होगा। जो दूसरी बात इन्होंने कहा कि नीम का थाना का उदाहरण दिया, तो दूदू जैसा एक क्षेत्र था जो एक ग्राम पंचायत थी, इन्होंने जिला बनाया। सांबर फुलेरा के लोगों ने विरोध किया कि साहब हम नहीं शामिल होना चाहते, वो बहुत नजदीक था, तब भी उन्होंने मना किया, हम जयपुर में आएंगे, जयपुर की दूरी सांबर से फुलेरा से बहुत ज्यादा दूरी है, फिर भी किया। लोगों का यदि आक्रोश होता है तो एक बात समझ में आती है, यहां सिर्फ कांग्रेस का आक्रोश है। अब दूरी की बात करें, परिवहन की बात करें, सुविधा की बात करें, जनता कह रही सब विरोध में आ रही है। मैंने जितने भी आपके समाचार पत्रों में मैंने देखा, बाड़मेर जैसलमेर की मैंने खुद ने निकाल के देखे, वहां की क्लिप मैंने देखी, ऐसा था नहीं। सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने हल्का सा उन्होंने विरोध किया, उनके साथ में उनके कार्यकर्ता भी नहीं है। मैं यहाँ हकीकत के लिए बात करता हूँ, मैंने खुद ने वहां बात भी करी है, तो ऐसा वहां है नहीं। गुड्डा मनाने वाले, दोहरी मनाने वाले। ठीक है अशोक सिंह जी, हम लाग लपेट के साथ बात नहीं करते। एनडीटीवी चलता है सच्चाई के साथ, और इसीलिए हमारे साथ जनता भी जुड़ी है, जिससे जनता का आप हवाला दे रखे हैं। एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। गणपत हमारे साथ हैं। गणपत विष्णु, देखिए यहाँ पर मसला इसी बात को लेकर है। विपक्ष कहता है कि जनहित में नहीं है, इसको वो ये बता रखे हैं कि इससे राजनीति की बुआती है उनके फैसले से, और यहाँ पर अशोक सिंह जी कह रखे हैं कि हमने तो जनता के हित के लिए किया। हाँ, जनता क्या कहती है? एक मिनट सुन लेते हैं ना एक बार। गणपत जी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। दोरबीना उपखंड मुख्यालय पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी है जो कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे हैं, और बीजेपी है जो उसको लेके जो बालोतरा जिले में शामिल किया गया है दोरबीना उपखंड को, उसको लेके जश्न मना रही है। उसको लेकर भी पूर्व मंत्री ने सवाल खड़ा किया है कि बीजेपी एक तरफ जश्न मना रही है, लेकिन लोगों के साथ जो अन्याय किया गया है, यहाँ के
पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। बालोतरा जिले के महामंत्री है केसाराम जी, धोरीमना के आम जन लोगों को लेके पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने सवाल खड़ा किया है कि उनके साथ अन्याय किया गया है, वहां भेजना एक मतलब न्याय संगत नहीं मान रहे हैं। क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमारा कहना यह है कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी जो बालोतरा में स्थापित हुई है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी जल्दी इसका उद्घाटन भी करेंगे, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे गुड़ामालानी के विधायक राज्य मंत्री के जी बिश्नोई को, जिन्होंने हमें धोरीमना को सौगात दी है, गुड़ामालानी को सौगात दी है, जिसको बालोतरा जिला में मैं वहाँ पर जिले में शामिल किया है। तो हम बहुत बहुत इनका आभार करते हैं। जो विपक्ष का इनका काम सवाल है, विपक्ष का सवाल ये है कि आम जनता यहाँ से दूरी ज्यादा है बालोतरा से, क्योंकि बाड़मेर है जो नजदीक है और बालोतरा दूरी पे है, तो इसको लेके मैं तो कहता हूँ, गुजरात के लोग भी कहते हैं कि हमें इस रिफाइनरी वाले जिले में ऐड करो, पर ये संभव नहीं है। और हमारा भाग्य है, हमारी गुड़ामालानी की जनता का भाग्य है, सौभाग्य है, धोरीमना की जनता का सौभाग्य है, जो इस विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां अपने को ये शामिल किया गया बालोतरा जिले में। ये सभी कार्यकर्ता 3 दिन से लगातार जश्न मना रहे, खुशियां मना रहे। ऐसी कोई मतलब हमारे कार्यकर्ता में और धोरीमना की आम जनता में कोई ऐसी आवाज नहीं है जो कि दुखी हो और दूरी जो महसूस करे। बिल्कुल ठीक है, गणपत जी रोकूंगी। अब सुना आपने गोविंद पटेल जी, ये कौन लोग हैं? आप इन्हीं की आवाज उठा रखे हैं और ये कह रखे हैं कि सब चंगा है, तो फिर आप किसके लिए आवाज उठा रहे हैं? अर्चना जी, ये भाजपा के मंत्री थे, अभी जैसे आपके संवाददाता ने बताया। मैं बार बार यही कह रहा हूं, ये फैसला बगैर जन सुनवाई और जमीनी सच्चाई के बगैर किया गया है। इसमें कहीं भी जनता का कोई हित नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया गया है, और इसमें जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया गया। अगर जनहित का फैसला होता और जनता के हितों के लिए ये सोचते, तो ये आनन फानन में इस तरह से ये तुगलकी फरमान जारी नहीं करते। उसके लिए जनता की सुनते, लोगों की सुनते, सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनकी सुनते, और वहां के जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो जनता से जुड़े हुए हैं, उन सबकी राय लेकर और उसके बाद ये फैसला करते। लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है। और अभी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता फैसला लेते ही ये विपक्ष के पास कला है, फैसला लेते ही आप ये भी तय कर लेते हैं कि इससे फायदा होगा कि नहीं, ग्राउंड पर उतरने से पहले ही। तो ये मुझे यहाँ पर लगता है कि ये विपक्ष का टैलेंट है। लेकिन हाँ, विपक्ष का कोई टैलेंट नहीं है। हमारा जो जनता है, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनको हम हमेशा साथ लेकर उनकी मांग सरकार से हम कर रहे हैं। पहले सरकार देखे ना कि कौन से आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो, संशोधन होना चाहिए? थोड़ा जल्दी, कब समय आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो या संशोधन होना चाहिए? बिल्कुल, जो जनहित का फैसला नहीं है, जिसमें आम जनता को परेशानी होती है, उसमें बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। हम उसी का विरोध कर रहे हैं। संशोधन ही आप चाहते हैं कि पलट दे फैसला। अशोक सिंह जी, आज सिर्फ 2 विधानसभा ही क्यों? देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि बाड़मेर के यदि 7 विधानसभा के अंदर, एक जिले के अंदर यदि 5 विधानसभा कर दें और पूरी तहसील उप तहसील वहां कर दें, उपखंड कर दें, तो यह कोई न्याय थोड़ी होगा। लेकिन अशोक सिंह जी, बड़ी हैरानी की बात है कि मतलब बाकी जगह आपको नहीं लगता कि असंतुलन हो रहा है? अब ये राजनीति करेंगे सब बाड़मेर में पूरी 5 आ जाए और बालोतरा में इतना रह जाए। और दूसरी आप देखो, यदि रिफाइनरी लगेगी, राजस्व आएगा, और वो जिले में लोग जाना चाहते हैं। और ये तो बायतू का भी कह रहे हैं कि साहब बायतू का क्यों चल गया, इनके सांसद जी कह रहे हैं, और बाकी कांग्रेस के सारे कह रहे हैं ठीक बायतू हम तो बाड़मेर में जाना चाहिए। अब तो ये तो इनको यही नहीं पता पड़ रहा कि इन 3 जो उपखंड हैं, इन 3 उपखंडों में से किसके साथ आप रहना चाह रहे हैं। अब दूरी की मैंने बात बताई। गोविंद जी, अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े और सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। समय की कमी के चलते आपसे आखिरी कमेंट में नहीं ले पाई, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज की बहस से एक बात साफ होती है कि सीमाएं बदलना कागजी फैसला नहीं होता, इसका असर सीधे जमीन और जनता पर पड़ता है। अब सवाल ये कि सरकार इस असर को कैसे संभालती है, ये सवाल अभी जिंदा है। और इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NDTV राजस्थान। नमस्कार।